हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में पंचायती राज्य डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी के सिलेबस के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में ही लिख रखा है। तो मध्य प्रदेश यानी एमपीपीएससी की हम यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश में पंचायती राज्य डिस्कस करेंगे। यह वीडियो को ध्यान से देखना है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से बन सकता है। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर, और हमारे प्रीवियस लेक्चर को सिलेबस के अनुसार हमने डिस्कस किए। उसको देखने के लिए हमारे चैनल में जाएं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां विजिट करके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में पंचायती राज। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि पंचायती राज्य क्या है। यानी पंचायती राज्य तो आपको पता है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं अपन। तो देखिए, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये पहले ही हो चुका था एक बार 1959 में। तो भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये जो मैंने आपको फैक्ट बोल के बताया, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या होता है, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज्य व्यवस्था लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बन गया। क्या हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ। तो उसके तहत पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला, जो पंचायती राज्य व्यवस्था बनाई गई थी त्रिस्तरीय, उसको लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बन गया। उसके बाद आगे चलते हैं हम यहां से और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये वही लिख रखा है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज्य अधिनियम 1993 लागू किया गया। कब लागू किया गया था, 30 दिसंबर 1993 को, जिसे 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया। तो पारित कब किया गया, 25 जनवरी 1994 को, और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और 20 अगस्त 1994 को लागू किया गया। तो 20 अगस्त 1994 को लागू कर दिया गया। तो ये समझ में आया, ये पूरी इंपॉर्टेंट है तारीख। इस अधिनियम के अनुसार पंचायती राज्य व्यवस्था के 3 स्तर है। इस अधिनियम के अनुसार पंचायती राज्य व्यवस्था के 3 स्तर है। ऐसे 3 स्तर बनाया गया है। ये 3 स्तर है। सबसे ऊपर होता है जिला पंचायत, बीच में है जनपद पंचायत, और सबसे नीचे है ग्राम पंचायत। इसका मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम पंचायत, बीच में है जनपद, फिर जिला। तो सबसे ऊपर में जिले के नीचे जनपद के नीचे ग्राम। तो इसके बारे में हम बारी बारी से आगे डिस्कस करेंगे। तो सभी तीनों स्तरों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का होता है, आप तो जानते हैं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज्य व्यवस्था के 3 स्तर है। देखिए क्या हुआ था, पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में गठित की गई थी। पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकरण व लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना था। जो बलवंत राय मेहता समिति थी, जिसका उद्देश्य यानी उसका उद्देश्य विकेंद्रीकरण व लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना था, उसके तहत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो बारी बारी से हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे छोटी इकाई सबसे पहले नीचे वाली डिस्कस करेंगे हम। सबसे नीचे में है ग्राम पंचायत, बीच में जनपद और फिर जिला। तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई को डिस्कस करते हैं, ग्राम पंचायत। तो आप सब ग्राम में रहते हैं, हम तो ग्राम में ही रहते हैं, ग्राम पंचायत में। तो ग्राम पंचायत के बारे में देखिए, यहां से डिस्कस करते हैं। क्या है, जानना जरूरी है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। तो देखिए, ग्राम पंचायत का गठन कब किया जाएगा, तो 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। अगर 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। 1000 से ज्यादा जनसंख्या अगर हो जाती है, या एक ग्राम पंचायत में ज्यादा जनसंख्या हो जाती है, तो वहां से कुछ लोगों को 1000 अगर अलग होती है, तो वहां पे एक ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। समझ में आया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बन सकता है। 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, और जो गांव होगा उसे वार्डों में बांटा जाएगा। वार्ड रहता है ना, जैसे कई लोग वार्ड नंबर 16 में रहते हैं, जैसे हमारा 16 में। तो ऐसा, तो गांव को, जो गांव होगा उसको वार्डों में बांटा जाएगा।
वार्डों में बांटा जाता है, आपने देखा होगा। उस गांव का जो मुखिया होगा वो सरपंच होगा। तो एक गांव का मुखिया सरपंच होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा। सदस्य संख्या न्यूनतम 10 और सदस्य संख्या अधिकतम 20 होगी। इसका मतलब क्या समझ में आया? न्यूनतम सदस्य संख्या 10 एवं अधिकतम सदस्य संख्या 20 होगी। न्यूनतम सदस्य संख्या का मतलब होता है पंच, जो पंच बनेंगे। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। देखो इसका मतलब क्या है। कम से कम 10 वार्ड रहेंगे और अधिकतम 20 वार्ड रहेंगे। तो एक वार्ड का एक पंच होता है, तो कम से कम 10 पंच रहेंगे और अधिकतम 20 पंच रहेंगे। समझ में आ गया? क्या समझ में आया इससे? कम से कम 10 वार्ड रहेंगे और अधिकतम 20 वार्ड रहेंगे। एक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 तो रहेगी और अधिकतम 20 रहेंगे, ये लिख रखा है। तो सदस्य संख्या पंच को ही कही गई है। तो पंच कम से कम 10 पंच होंगे, यानी कम से कम 10 वार्ड होंगे और अधिकतम 20 वार्ड होंगे। तो जो एक वार्ड का एक पंच होगा, तो ये समझ में आ गया। और पूरे वार्डों का एक सरपंच होगा पंचायत का। तो सरपंच और पंच प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या है यहां पर? कि हम वोट देके चुनते हैं उनको, जनता द्वारा हम चुनेंगे, हम जाते हैं वोट देने। तो सरपंच जो होगा, जो मुखिया होगा, उसको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट हम जाके खुद वोट देंगे उसको और चुनेंगे कि ये बनेगा करके। इसलिए ऐसा बताया गया है कि सरपंच एवं पंच को भी वोट देते हैं अपन और सरपंच को भी देते हैं। तो सरपंच और पंच प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि गांव का उप सरपंच जो होता है वो पंचों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वो पंचों के द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा नहीं। तो पंचों के द्वारा चुना जा रहा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जिसको हम डायरेक्ट खुद जाके वोट देते हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, और जो हम जिसको पहले चुन लिए हैं पंच को, फिर पंच लोग उनको चुन रहे हैं। इसका मतलब हम डायरेक्ट वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो अप्रत्यक्ष कहलाया। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब ग्राम सभा के सदस्य मतदाता होते हैं। जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, जितने भी सदस्य जो भी ग्राम पंचायत में हैं, वो सभी मतदाता होते हैं, क्या कि मत डालते हैं, वोट देते हैं। अब बात करेंगे आगे। पंचायत सचिव भी होता है एक। देखिए बात करते हैं पंचायत सचिव की। तो पंचायत द्वारा नियुक्त किया जाता है पंचायत सचिव, और वहां एक शासकीय कर्मचारी होता है। इसकी वैकेंसी निकलती है, आपने सुना होगा। तो ये पंचायत सचिव जो होता है, पंचायत सचिव है, शासकीय कर्मचारी होता है। ये सरकार का कर्मचारी होता है, शासकीय कर्मचारी होता है, याद रखना है। बात करेंगे सरपंच उप सरपंच को, उनके 5 साल के कार्यकाल के पहले। देखिए कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का। लेकिन 5 साल के कार्यकाल के पहले अविश्वास प्रस्ताव से हटाया भी जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव होता है एक, आपने पढ़ा होगा अविश्वास प्रस्ताव, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनको हटाने के लिए रहता है, वैसे सरपंच को हटाने के लिए भी अविश्वास, जिस विश्वास का होने लगता है सरपंच सही नहीं रहता, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर भी उसे हटाया जा सकता है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आप आगे बताऊंगा मैं आपको। बात करेंगे राइट टू रिकॉल के अधिकार द्वारा सरपंच निर्वाचन होने के 2 वर्ष के बाद 2/3 बहुमत द्वारा भी उसे हटाया जा सकता है। राइट टू रिकॉल क्या है? राइट टू रिकॉल एक कानून है जो भारत के कुछ राज्यों में मौजूदा कानून है, जिसके द्वारा नागरिक सरपंच हो गया, मुखिया, पार्षद, महापौर पद पर सरकार के जनसेवकों को हटाया बदला जा सकता है। उसे राइट टू रिकॉल कहा जाता है। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है जनता द्वारा वापस बुलाने की प्रक्रिया। जनता द्वारा वापस बुलाने की प्रक्रिया। तो सरपंच को राइट टू रिकॉल के द्वारा भी हटाया जा सकता है। 2 चरण में यह प्रक्रिया होती है। एक नागरिक स्वयं शुरू कर सकते हैं और एक राज्य सरकार भी करती है। तो नागरिक स्वयं शुरू कैसे कर सकते हैं? 2/3 बहुमत द्वारा उसे हटाया जा सकता है। 2 वर्ष के बाद जितने भी सदस्य हैं उनमें से 2/3 बहुमत द्वारा हस्ताक्षर करके या अंगूठे के निशान या ये छाप याचिका के रूप में जिला कलेक्टर के दफ्तर में जा सकते हैं। जिला कलेक्टर के दफ्तर में जा सकते हैं और वहाँ पे दे सकते हैं। उस द्वारा राइट टू रिकॉल के अधिकार के सरपंच को भी 2 वर्ष के बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। ये याद रखना है, 2/3 बहुमत द्वारा। तो आगे बात करते हैं। और देखो वर्तमान में पंचायतों की सबसे बड़ी समस्या है वित्त की कमी। तो वित्त की कमी रहती है पंचायतों में खासकर। देखो वर्तमान मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की संख्या 23,012 है। तो 23,012, जबकि आप एमपी की साइट खोल के देखेंगे तो वहाँ पे 23,006 दिखाता है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाता। तो वर्तमान में 23,012 है। किसी भी ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट है, किसी भी ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। 1000 तक की आबादी वाले गांवों में 10 ग्राम पंचायत सदस्य होंगे और 2000 तक की आबादी वाले में 11 तथा 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होंगे। तो ये उधर भी शुरू में हमने पढ़ लिए थे, लेकिन इतने भी रह सकते हैं, तो इतने सदस्य होंगे। बात करेंगे आगे हम। ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार होना जरूरी है। ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार होना बिल्कुल जरूरी है, जिसकी सूचना 15 दिन पहले नोटिस से देनी होती है। जिसकी सूचना 15 दिन पहले नोटिस से देनी होती है। जबकि ग्राम सभा की बैठक साल में 4 बार होना जरूरी है, 4-5 बार। मैं आपको बताता हूँ, तारीख याद रखना है। तो ग्राम सभा की बैठक सबसे पहले तो एक 26 जनवरी को होना जरूरी है, 26 जनवरी को होती है। 1 मई को होती है, जो मजदूर दिवस होता है उस दिन भी होना जरूरी है, आवश्यक है। मजदूर दिवस 1 मई। 15 अगस्त को भी होती है और 2 अक्टूबर को भी होती है, गांधी जयंती के दिन, और 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन भी होती है। तो ये कुछ तारीख है कि इस तारीख को ग्राम सभा की बैठक होना अनिवार्य होती है, कम से कम 4 बार। एक साल में कम से कम 4 बार ग्राम सभा की बैठक होना अनिवार्य होती है। तो ये चारों तारीख याद रख सकते हैं आप, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 अप्रैल। बात करते हैं आगे। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान का होता है। जो ग्राम का प्रधान होता है उसका अधिकार होता है ग्राम सभा की बैठक बुलाने का। बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या 15वें भाग की उपस्थिति जरूरी होती है। ग्राम बैठक के लिए कुल सदस्य की, जितने भी सदस्य हैं ग्राम में, जितने भी पंच हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनके 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी होती है। तो ये समझ में आया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत को क्या क्या कार्य सौंपे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो गांव की सफाई करना, तो गांव की पूरी साफ सफाई का काम ग्राम पंचायत का होता है। प्रकाश का काम होता है लाइट, जो लाइट जाती है, रोड में लाइट लगाना, घर तक लाइट नहीं पहुंचती किसी की, उसको भी देखते हैं। तो प्रकाश लाइट का काम, जो सड़कों में लाइट लगी रहती है। पेयजल व्यवस्था, जितने भी पेयजल है, पानी की पूर्ति, घर तक पानी पहुंचाना, ये सब पंचायत का काम रहता है। आंगनबाड़ी का संचालन, जो आंगनबाड़ी का संचालन होता है उसका, वो भी एक प्रकार का ग्राम पंचायत का काम ही है, आंगनबाड़ी का संचालन। ग्रामीण विकास कार्य की निगरानी, ग्रामीण विकास, गांव में विकास हो रहा है कि उसके कार्यक्रमों की निगरानी करना, जो भी विकास हो रहे हों, तो उनसे रिलेटेड काम भी ग्राम पंचायत का है। देखिए, ग्राम पंचायत के अन्य कार्य भी डिस्कस करते हैं। कृषि संबंधित कार्य भी करना ग्राम पंचायत का काम है। ग्राम विकास संबंधित कार्य भी करा जाता है। प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा के कार्य भी ग्राम पंचायत का कार्य है। युवा कल्याण संबंधित कार्य, युवा कल्याण संबंधित कार्य भी ग्राम पंचायत का कार्य है। राज्य की नलकूपों की मरम्मत व रखरखाव करना भी, यह भी काम किसको सौंपा गया है? ग्राम पंचायत को सौंपा गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधित कार्य करना, महिला एवं बाल विकास संबंधित कार्य करना, पशुधन विकास संबंधित कार्य करना, समस्त प्रकार के पेंशन को स्वीकृत करने व वितरण का कार्य भी ग्राम पंचायत का है। समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों को स्वीकृत करने व वितरण करने का कार्य, राशन की दुकान का आवंटन व सस्तीकरण करना भी काम है। और पंचायत राज संबंधित ग्राम स्तरीय कार्य आदि कार्य सौंपे गए हैं। तो ये सब कार्य है ग्राम पंचायत के, याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इनमें से कौन सा काम ग्राम पंचायत का नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। ग्राम पंचायत की समितियां डिस्कस कर लेते हैं। तो नियोजन एवं विकास समिति, ये समिति बनाई जाती है। निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, ये सभी समितियां ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है। ग्राम पंचायत की आय के साधन क्या है? ग्राम पंचायत में आय कैसे आएगा, उसके साधन क्या है? तो भारत सरकार से प्राप्त अंशदान, अनुदान या ऋण अथवा अन्य प्रकार की निधियां से मिलता है आय। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त चल एवं अंचल संपत्ति से प्राप्त आय, जो संपत्ति रहती है उनकी टैक्स वसूलने का कार्य भी करता है, उससे भी ग्राम पंचायत को आय के स्रोत हैं। भू राजस्व एवं शेष से प्राप्त राशियां भी मिलती है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशदान, अनुदान, ऋण संबंधित अन्य आय, राज्य सरकार की अनुमति से किसी निगम, निकाय, कंपनी या व्यक्ति द्वारा अनुदान या ऋण भी उसके आय हैं। और दान के रूप में प्राप्त राशियां या अंशदान, इससे भी
प्राप्ति होती है पंचायत को, और सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोत। तो अन्य स्रोत और कई प्रकार के अन्य स्रोत रहते हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये सबसे ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है, आय के साधन है, आय के स्रोत है। तो इन सब चीज़ों से मिलती है फ्रेंड्स। तो ग्राम पंचायत समझ में आया, जो भी मैंने बताया कि ग्राम पंचायत के बारे में था। अब बात करेंगे हम सेकंड जनपद पंचायत की। ग्राम पंचायत हो गया, अब जनपद पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य था, तो सबसे पहले हमने ग्राम पंचायत डिस्कस किया। अब जनपद पंचायत के बारे में जानते हैं, फिर जिला पंचायत के बारे में जानेंगे। देखिए, अब बात करते हैं जनपद पंचायत की। तो जनपद पंचायत, इसके अंतर्गत एक से अधिक पंचायतें शामिल होती है। इसके अंतर्गत एक से अधिक पंचायतें, जैसे हमारा लालबर्रा जनपद पंचायत है, इसके अंतर्गत 77 पंचायत आती है। तो ऐसे ही इसके अंतर्गत एक से अधिक जनपद पंचायतें शामिल होती है। समझ में आया? इसके अंतर्गत एक से अधिक जनपद पंचायत, इसके अंतर्गत एक से अधिक पंचायतें यानी ग्राम पंचायत शामिल होती है। और यहां पे भी देखिए, सदस्य संख्या न्यूनतम 10। सदस्य संख्या जो होंगे, इसमें जो सदस्य संख्या होंगे न्यूनतम 10 और सदस्य संख्या अधिकतम 25 होगी। तो इसको याद रखना है। सदस्य संख्या का मतलब क्या है? जनपद पंचायत जो सदस्य होंगे, जो जिन्हें इंग्लिश में बीडीसी कहते हैं, BDC, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल तो कहते हैं। तो BDC यानी जनपद पंचायत सदस्य जो होंगे, ये न्यूनतम संख्या 10 होगी और अधिकतम संख्या 25 होगी, ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 313 जनपद पंचायतें हैं। यह मध्य स्तर का होता है। मध्य स्तर क्यों? बीच में है ना, ये नीचे ग्राम पंचायत, ऊपर जिला और बीच में जनपद, तो मध्य स्तर का होता है, जिसका गठन विकास खंड पर होता है। तो विकास खंड भी इसे ही कहा गया है, जिसका गठन विकास खंड पर होता है, यानी इसी को ब्लॉक भी कहते हैं। ब्लॉक सुना होगा आपने नाम, ब्लॉक। और मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड की संख्या है 89। 313 जनपद पंचायत है और आदिवासी विकास खंड की संख्या 89, ये याद रखना है। 5000 से अधिक आबादी वाले विकास खंड में एक जनपद पंचायत गठन किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 5000 से अधिक आबादी वाले विकास खंड में एक जनपद पंचायत का गठन किया जाएगा। जनपद पंचायत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, जो सदस्य होंगे, जो इसे BDC कहते हैं, BDC। तो जो BDC का चुनाव होता है, तो आपने देखा होगा, सदस्यों का चुनाव, जो जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, जबकि अध्यक्ष बनेगा एक और एक उपाध्यक्ष बनेगा। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों द्वारा, यानी जनपद पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो आपने देखा होगा, एक जैसे कई सारी पंचायतें रहती है, तो उन पंचायतों से अलग अलग पंचायत मिला के जनपद पंचायत सदस्य बनते हैं। तो जो सदस्य बनते हैं, तो उनका चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से और इनका अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये बिल्कुल आपको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सदस्यों का चुनाव, जनपद पंचायत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों द्वारा होता है। पदेन सदस्य, इसमें सांसद, जो सांसद होगा वो उस क्षेत्र का सांसद, सरपंच और विधायक होते हैं। सहकारी बैंक का अध्यक्ष जो होगा सहयोजित सदस्य होते हैं, सहयोजित सदस्य होंगे सहकारी बैंक जो होते हैं वहाँ के, उनका अध्यक्ष। जनपद पंचायत का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी CEO होता है। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो CEO होता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग यानी MPPSC की परीक्षा देके आता है, तो MPPSC की आयोग द्वारा चयनित अधिकारी होता है। तो ये समझ में आया। अब बात करते हैं आगे, जनपद पंचायत के आय के साधन। जैसे ग्राम पंचायत के आय के साधन देखे थे हम, जनपद पंचायत के भी आय के साधन देखना जरूरी है। तो जिला परिषद से प्राप्त स्थानीय शेष, भू राजस्व व अंश एवं अन्य रकम, कर यानी टैक्स वसूलना, चुंगी, अधिभार और फीस से प्राप्त आय, सार्वजनिक घाटों, मेलों, हटों और ऐसी भी अन्य स्रोत से आने वाली आय। वैसे अंशदान या दान जो जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों, अधिसूचना क्षेत्र समितियों, नगर पालिका या अन्य न्यासों एवं संस्थाओं से प्राप्त होता है। भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अंशदान, अनुदान या ऋण सहित अन्य प्रकार की निधियां, अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण आदि, ये सब आय के स्रोत है जनपद पंचायत के। बात करेंगे जनपद पंचायत की स्थायी समितियां, कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, सहकारी समिति, शिक्षा समिति, सामाज शिक्षा, स्थानीय कला, शिल्प कला, लघु बचत तथा कुटीर उद्योग और शिक्षा आदि होंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई समिति, यातायात प्रबंधन, यातायात और निर्माण समिति, आर्थिक और वित्तीय समिति, समाज कल्याण समिति इत्यादि। अब बात करेंगे हम सदस्य की। तो प्रखंड के प्रत्येक पंचायत के सदस्य
द्वारा निर्वाचित 2 सदस्य होंगे। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित होंगे। तो एसटी और एससी के लिए आरक्षित सीट भी होंगे जनसंख्या के अनुसार। आरक्षित पदों में भी 30% पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे। यदि 2 ही पद आरक्षित हुए तो एक उनमें से महिला होगी, तो एक महिला के लिए आरक्षित होंगे। अनारक्षित पदों में 30% स्थानीय महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। तो जनपद पंचायत में 30% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, तो ये याद रखना है। तो ये फ्रेंड्स जनपद पंचायत से आपको समझ में आ गया, बहुत आसान था। प्रत्येक 5000 आबादी के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, परंतु जहां विकासखंड की संख्या 5000 से कम है वहां 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, किंतु कुल निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 25 से अधिक नहीं हो सकती। इसके अंतर्गत कई सारी ग्राम पंचायत शामिल होती है। वर्तमान में 313 है, तो ये सब याद रखना है। और प्रशासनिक अधिकारी सीईओ होता है यहाँ पे, और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष। इतना ही। अब बात करेंगे हम जिला पंचायत की। देखिए, बात करते हैं अब जिला पंचायत की। तो जिला पंचायत, इसके अंतर्गत 1 से अधिक जनपद पंचायतें शामिल होती है। वर्तमान में 52 जिला पंचायतें हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर जिला पंचायत है। इसका अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसका जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। उसको हम आगे देखेंगे। जिला पंचायत के निम्नलिखित सदस्य होते हैं। देखिए, इसमें सदस्य संख्या 10 और अधिकतम 35 हो सकती है। तो जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, इनमें सदस्य संख्या न्यूनतम 10, कम से कम 10 और अधिकतम 35 हो सकती है। इसमें अध्यक्ष, निर्वाचित सदस्य, जिले से संबंधित लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्य होते हैं। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। तो इसमें भी महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित रखा गया है। वर्तमान में 52 या 51 जिला पंचायतें हैं। तो ये पुराना डाटा इसलिए 51 लिखा हुआ है, लेकिन अब 52 जिले हो गए हैं, तो 52 जनपद पंचायत होगी। तो 52 जिले हो गए तो 52 जिला पंचायत होगी। बात करेंगे 50,000 या अधिक आबादी वाले क्षेत्र में एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है। 50,000 या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र में एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है। इसमें जो जिला पंचायत सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जैसा उसमें था वैसे ही इसमें है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो ये याद रखना है। तो वही प्रक्रिया है, जैसी उधर थी वैसी इधर है। क्या समझ में आया? जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसके पदेन सदस्य के रूप में जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विधायक और सांसद होते हैं। कलेक्टर भी इसका पदेन सदस्य होता है। कार्यकारी अधिकारी एक आईएएस होता है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो कार्यकारी अधिकारी जो होता है आईएएस होता है जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव की बात करते हैं जिला स्तर पर। तो देखिए, सचिव जिला पंचायत का प्रमुख अधिकारी होता है। वह जिला पंचायत की मांग पर सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव जिला पंचायत का बजट तैयार करता है तथा उसे जिला पंचायत के सम्मुख प्रस्तुत करता है, जिला पंचायत के सामने प्रस्तुत करता है। वह जिला पंचायत की ओर से सरकारी अनुदान तथा धन प्राप्त करता है। उसके द्वारा जिला पंचायत के आय व्यय की अदायगी की जाती है। तो ये समझ में आया फ्रेंड्स सचिव के बारे में। अब बात करेंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बारे में। तो यह प्रांतीय सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा से उच्च टाइम स्केल अधिकारी में से नियुक्त किया जाता है। जो उच्च टाइम स्केल अधिकारी में से नियुक्त किया जाता है, जो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा से मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिला पंचायत के कार्य क्या क्या लिख रखें? तो देखिए, जिला पंचायत में जिला क्षेत्र पंचायत पंचायतों के कार्यों में तालमेल उत्पन्न करती है, उसके परामर्श देती है तथा उनके कार्य की देखभाल करती है। जिला पंचायत को स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज कल्याण आदि क्षेत्र में भी कार्यकारी कार्य भी करने पड़ते हैं। तो ये सब इनके कार्य हैं। जिला पंचायत की समितियां डिस्कस करते हैं। कार्यकारी समिति बनाई जाती है, नियोजन एवं वित्तीय समिति रहती है, उद्योग एवं निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। वैसे ही है जैसे वहां था।
जिला पंचायत में आय के स्रोत देख लेते हैं तो केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों द्वारा अनुदान दिया जाता है। अखिल भारतीय संस्था से प्राप्त अनुदान, राजस्व का निश्चित हिस्सा भी मिलता है। जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायत से की गई वसूली, जिला पंचायत द्वारा प्रशासनिक ट्रस्टों से आय, जिला पंचायत द्वारा तथा लोगों द्वारा दिया गया अनुदान, जिला पंचायत सरकारी ऋण तथा सरकार की पूर्ण अनुमति से गैर सरकारी ऋण भी ले सकती है। तो जिला पंचायत समझ में आ गया आपको। जिला पंचायत के बारे में 52 जिला पंचायत हैं। इनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। तो एक नोट यहां से याद रखिए, नोट समझ में आ जाएगा आपको। देखो, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव जो होता है वो गैर राजनीतिक दल के आधार पर लड़ा जाता है। इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं होता, बिना राजनीतिक दल से लड़ा जाता है, यानी गैर राजनीतिक दल के आधार पर लड़े जाते हैं ये सब चुनाव। तो ये सब याद रखना है। बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ फैक्ट दिए हुए, तथ्य दिए हुए, इनको जानना जरूरी है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनको देखिए फ्रेंड्स। तो देखिए यहां से, तो देखिए कुछ फैक्ट दिए। 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज योजना लागू की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है तारीख, 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज योजना लागू गई थी। चुनाव संबंधित कार्यों के लिए 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, जो इन तीनों स्तर के चुनाव का कार्य करवाता है। याद रखिए, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग जो है ये तीनों स्तर का ही कार्य करवाता है। जो राज्य में चुनाव होते हैं उनका कार्य करवाता है राज्य चुनाव आयोग, जबकि भारतीय चुनाव आयोग जो है वो बाकी सबके कार्य करवाता है। तो मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NB लोहानी जी थे प्रथम अध्यक्ष। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है, NB लोहानी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष पहले R परशुराम थे, वर्तमान में 6वें नंबर के बन गए हैं बसंत प्रताप सिंह, 1/1/2019 से बने। तो बसंत प्रताप सिंह वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? तो सचिव पहले सुनीता त्रिपाठी थे, वर्तमान में दुर्ग विजय सिंह हैं, श्री दुर्ग विजय सिंह हैं। तो ये हैं वर्तमान में अध्यक्ष, 24/2/2020 से बने हैं ये। बात करते हैं आगे। पंचायतों को राज्य शासन से वित्त उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए अंतराल में किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का गठन किया गया था। वित्त आयोग का मुख्यालय इंदौर में है, याद रखना है। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त विभाग के 5वें राज्य वित्त आयोग का गठन 2017 में किया था। इस आयोग के अध्यक्ष आमतौर पर वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी थे, लेकिन अब बदल गए हैं। हिम्मत कोठारी के बाद भी दूसरे बन गए हैं। क्या नाम है उनका, याद नहीं आ रहा है अभी। उनका नाम बता रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, उनका नाम हिम्मत कोठारी के बाद याद नहीं आ रहा है, आगे बताता हूँ। अभी अध्यक्ष मिलिंद वाईकर को सदस्य सचिव की भूमिका दी गई है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रथम बार आम चुनाव अप्रैल 1994 हुए थे। तो मध्य प्रदेश में जब 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, उसके बाद प्रथम आम चुनाव अप्रैल 1994 में किए गए थे। मध्य प्रदेश में 3 स्त्री है, तो ST SC OBC और महिलाओं के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। 1907 में मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका दतिया में बनाई गई थी, याद रखना है। और पहला नगर निगम अगर पूछा जाता है तो जबलपुर में बनाया गया था, नगर निगम, और ये नगर पालिका है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल वोटर डे, याद रखना है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने स्थानीय निकाय में राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया था। राइट टू रिकॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ। मध्य प्रदेश में राइट टू रिकॉल का सर्वप्रथम प्रयोग शहडोल जिले के अनूपपुर तहसील में किया गया था। वहां पे किया गया था राइट टू रिकॉल का सर्वप्रथम प्रयोग। तो फ्रेंड्स, हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है जिसमें हमने पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में डिस्कस किए हैं। डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम नगरीय प्रशासन डिस्कस करेंगे, नगरीय निकाय के बारे में जानेंगे। बने रहें हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर दें। धन्यवाद।